नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 8,400 किलो हाइड्रोपोनिक वीड और 3.19 करोड़ का सोना जब्त, कई लोग गिरफ्तार। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज, ईओडब्ल्यू की जांच जारी। जेपीयू कुलपति का बयान, कहा बिहार में उच्च शिक्षा विस्तार के लिए पीपीपी मॉडल से नए संस्थान जरूरी। कटिहार के कोड़ा थाना में जनता दरबार, एसपी गौरव मंगला ने सुनी लोगों की शिकायतें। चर्चगेट में बेस्ट बस हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, बड़ा नुकसान टला। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 15 से 17 दिसंबर 2025 के बीच ड्यूटी के दौरान एयरपोर्ट कमिश्नरेट मुंबई कस्टम जोन 3 के अधिकारियों ने कई मामलों का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में कुल 8,400 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ 46 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 24 कैरेट सोने के पाउडर और सोने के आभूषण भी बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कस्टम्स अधिकारियों ने एपीआईएस प्रोफाइलिंग और खास जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी और भारतीय यात्रियों को पकड़ा। आरोप है कि यात्री मोम में छिपाकर 24 कैरेट सोने के पाउडर एयरपोर्ट पर काम करने वाले ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को सौंप रहे थे। इस मामले में संबंधित स्टाफ समेत कई लोगों को कस्टम्स एक्ट 1962 और एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है। कस्टम्स विभाग पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। बुलेटिन में अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर मुंबई से। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने शिकायतकर्ता दीपक कोठारी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। की गई शिकायत के मुताबिक साल 2015 से लेकर साल 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने दीपक कोठारी को अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निवेश की गई इस रकम का इस्तेमाल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी कंपनी के बजाय निजी फायदे के लिए किया। वहीं पिछले महीने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए मुंबई हाई कोर्ट का रुख भी लिया था। शिल्पा और कुंद्रा ने अदालत से यह भी मांग की थी कि उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने और उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से रोका जाए। अपनी याचिका में शिल्पा और राज कुंद्रा ने दावा किया है कि ये एफआईआर झूठे और विकृत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है और इसका उद्देश्य पैसे ऐंठना है। इस पूरे मामले को लेकर शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि वह कंपनी की रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल नहीं थी और केवल सीमित समय के लिए कंपनी से जुड़ी थी। शिल्पा और राज कुंद्रा का कहना है कि पूरा विवाद एक असफल व्यावसायिक व्यवसाय और निवेश नुकसान से जुड़ा नागरिक और संविधानात्मक मामला है, न कोई आपराधिक साजिश। याचिका में यह भी कहा गया है कि नवंबर 2016 की नोटबंदी जैसी अप्रत्याशित आर्थिक परिस्थितियों के चलते कंपनी का पतन हुआ और नुकसान हुआ केवल व्यावसायिक था। अगली खबर छपरा से। बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार एवं देश के अन्य राज्यों की शिक्षण संस्थाएं मिलकर पीपीपी मॉडल में नई शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। इससे न केवल राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों या देशों में जाने की मजबूरी भी नहीं होगी। ये बात शहर के शिक्षाविदों और कोचिंग संचालकों के साथ आयोजित बैठक में दौरान जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमेंद्र बाजपेयी ने कही है। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि सारण जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बड़े निवेश की जरूरत है। इसके लिए पीपीपी मॉडल के माध्यम से यदि निजी विश्वविद्यालय और सरकार मिलकर संस्थान स्थापित करें तो स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इससे विद्यार्थियों का आर्थिक बोझ भी कम होगा और बिहार की प्रतिभा को राज्य में ही आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगली खबर कटिहार से। बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कटिहार के कोड़ा थाना परिसर में जनता दरबार सह पुलिस पब्लिक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार की अध्यक्षता कटिहार पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने की। कार्यक्रम के दौरान एसपी ने एक एक कर लोगों की शिकायतें सुनी और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों के मौके पर समाधान के निर्देश दिए।
जनता दरबार में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद और पुलिस से जुड़ी शिकायतों सहित विभिन्न प्रकार के मामले सामने आए। पुलिस और प्रशासन के आपसी समन्वय ने कई शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया, जबकि कुछ मामलों में जांच कर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। एसपी गौरव मंगला ने कहा है कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान पुलिस की प्राथमिकता है। इस तरह के कार्यक्रमों से आम लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ता है और छोटे विवाद समय रहते सुलझ जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी डर के अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रखें। मुख्यालय का निर्देश है कि वरीय अधिकारी जिला स्तर के, अनुमंडल स्तर के विभिन्न थानों में जाके कैंप करें, वहाँ पे जनता की समस्याएं सुनें और थाने की समीक्षा करें, यहाँ के कार्यों की, कांडों की। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा कोरा थाना में औचक निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। यहाँ करीब 15-20 लोग आए अपनी समस्याएं लेकर। अधिकांश ज़मीन विवाद से संबंधित मामले थे। कुछ केस में ससमय दर्ज ना हो पाना या फिर उचित कार्रवाई ना होने के संबंधित मामले भी थे। तो इस संबंध में थाना के कर्मी और जहाँ पे राजस्व कर्मी भी थे, उचित निर्देश दिए गए। कई ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस के सामने आने से डरते हैं, उसको क्या संदेश देंगे आप? हम लोग आपके सेवक ही हैं, आपकी सेवा के लिए हैं। थाना से लेके एसपी सभी लोग, तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात रखें। इसमें शायद ये इनिशिएटिव जो है मुख्यालय का, ये हेल्प करेगा। शायद दूर जाने में लोगों को असहजता भी हो और शायद अपना कंफर्ट जोन से दूर वो लोग डरते भी हों। अगर हम लोग थाने में आके ही सुनवाई करेंगे, शायद इस असहजता में कमी होगी। सर, आज ये पुलिस कप्तान आप थाने में आके सुनवाई कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ संदेश जाएगा आम लोगों में, जो लोग कि आप तक नहीं पहुंच पाते? इसमें यही संदेश जाएगा कि भाई और इनके निकट जो है उचित न्याय हुआ है और पुलिस मुख्यालय की भी यही सोच है कि लोगों को सुविधाजनक और जैसा आपने कहा सहजता के साथ जो है न्याय मिले। बुलेटिन में अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोला है। मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सकपाल ने फडणवीस को फिल्म गजनी के किरदार से जोड़ते हुए शॉर्ट मेमोरी वाला गजनी और जल्लाद तक कह डाला। देखिए मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की ये रिपोर्ट। आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में एक मंत्री के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि मंत्री माड़ी कराब को काटे गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और यह वही मंत्री हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर रम्मी खेलते पकड़े गए थे। अभी वो कोई हॉस्पिटल में किसी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हुए, ये भी पता चला है। मगर मूलतः ये सरकार जो है, ये हम लंबे समय से जो बोलते आ रहे हैं कि ये गुनहगारों के साथ है, तो ये एक तरीके से मानिकराव कोकाडी जी ये गुनहगार है, ये साबित होने के बाद अभी ये गुनहगार के साथ है। उनका इस्तीफा वो नहीं ले रहे हैं, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम बचाएंगे बचाएंगे, पक्का बचाएंगे। पार्थ पवार को जैसे बचाया था वैसे ही आपको हम बचाएंगे। इसकी शायद सौगात सत्ताधारियों के माध्यम से ये मिल रही होगी। बहरहाल अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की, लंबी उम्र की शुभकामनाएं और कामना व्यक्त करते हैं और वहाँ टाइम पास के लिए हम उनको जो प्ले कार्ड जो है वो उनको भेज रहे हैं, हम उनको भेजना चाह रहे हैं। अब उनके साथ रमी कौन खेलेगा? वहाँ जाके खुद मुख्यमंत्री उनके साथ रमी खेलेंगे या अजीत दादा पवार जी उनके साथ रमी खेलेंगे या जो किसानों के लंबे समय से विडंबना की थी उनको वहाँ हम भेजें या और कोई जो गलत सलत बयान करने वाले मंत्री उनको भेजेंगे? इस पर जल्द से जल्द जो फैसला है वो सरकार ने लेना चाहिए, ये हमारी उनसे गुजारिश है। सीधी बात है, ये भ्रष्टाचार युक्त ये सारी सरकार है और न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसके बदले लूटो बांटो और खाओ, ये कहीं ना कहीं ये महायुति सरकार का बृहद वाक्य बन गया। इन्होंने केवल पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार 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 किया और इनसे जो झलक रहा है वो केवल अहंकार 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 ही झलक रहा है। सर, पृथ्वीराज चौहान जी ने जो कल कहा उस पे और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में नुकसान होगा कांग्रेस को। नुकसान और फायदे की बात नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। पहलगाम हमले में किसको फायदा हुआ ये सबको पता है, पर पहलगाम का बॉम्ब स्फोट करने वाले
पुलवामा का में जो हुआ उसको सबको पता है, पर पुलवामा का जो बॉम्ब स्फोट हुआ वो किसने किया, इतना आर्डिनेंस कहाँ से आया, ये आज तक देश को बताने के लिए भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है विफल रही है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको वो हमें फख्र है भारतीय सेनानियों का, हम पूरी तरीके से उनको अभिनंदन उनको करते हैं, अभिनंदन भी उनका करते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकपाल ने महाराष्ट्र सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सतारा जिले में हुई ड्रग्स से जुड़ी कार्रवाई को लेकर सरकार पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान का भी समर्थन किया। नुकसान और फायदे की बात नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। पहलगाम हमले में किसको फायदा हुआ ये सबको पता है, पर पहलगाम का बॉम्ब स्फोट करने वाले पुलवामा का में जो हुआ उसको सबको पता है, पर पुलवामा का जो बॉम्ब स्फोट हुआ वो किसने किया, इतना आर्डिनेंस कहाँ से आया, ये आज तक देश को बताने के लिए भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है विफल रही है। और उसी प्रकार से ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको वो हमें फख्र है भारतीय सेनानियों का, हम पूरी तरीके से उनको अभिनंदन उनको करते हैं, अभिनंदन भी उनका करते हैं। मगर जो पृथ्वीराज चौहान जी ने बोला है ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने जो एक हमारे बारे में विश्व में जो बोला जाता है वही चीज़ उन्होंने एक बार फिर से रखी है। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष सकपाल ने अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को भी अड़े हाथों लिया। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन किए जाने पर चल रहे विवाद में कंगना के बयान पर सकपाल ने तंज कसा। कंगना के रघुपति राघव राजा राम बयाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सकपाल ने कंगना को नासमझ बताया। अब इतने इस प्रकार से व्यक्ति के वक्तव्य पे बयान देना ये बहुत ही मुश्किल है, उनका अभ्यास बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसमें कोई बयान नहीं दूंगा। मगर जो जय बापू जो बोला है, ये बापू कौन है, ये कहीं आसाराम बापू तो नहीं, ये सवाल मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के और आसाराम बापू जी के घनिष्ठ मित्रता है। बहुत बार वो इकट्ठे देखे गए हैं और बहुत बार हाथों में हाथ लेकर एक साथ ठुमके लगाए हुए नजर आए हैं। तो कहीं जेल में जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी को उनकी बहुत आसाराम बापू जी की याद आ रही है, तो उनको याद करते हुए कहीं उन्होंने ये जय बापू तो इस योजना का नाम नहीं दिया। ये एक सवाल इसमें से खड़ा होता है और इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी दे, ये उनसे मैं उम्मीद। अगली खबर मुंबई से। मुंबई के चर्चगेट इलाके में आज एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। चर्चगेट स्टेशन के पास बेस्ट की बस नंबर 138 अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बेस्ट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच में बस के ब्रेक या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यात्रियों की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। खबर सहरसा से है, जहां पतरघट प्रखंड कार्यालय में घुस लेते हुए एक राजस्व कर्मचारी पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। दरअसल पटना से आई विजिलेंस की टीम ने राजस्व कर्मचारी को 5,000 रुपए डीसी पे घुस की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए राजस्व कर्मचारी का नाम राहुल कुमार है। बताया जाता है कि जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी 5,000 रुपए घूस मांग रहा था और आज रंगे हाथ घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को दबोच लिया। इधर पटना से आए हुए निगरानी विभाग के डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि पितरघट प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले परिवादी रण बहादुर सिंह ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार 5,000 रुपए का डिमांड कर रहा है, जिसकी शिकायत पर आज परिवादी से 5,000 रुपए घूस लेते हुए राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी श्री राहुल कुमार को 5,000 रिश्वत की राशि परिवादी श्री
रन बहादुर सिंह से लेते हुए आज रंगे हाथ करा गया है। प्रवादी रन बहादुर सिंह का परिवारजन का कार्य पेंडिंग ये रखे हुए थे, जिसके कारण ये दिनांक 4 दिसंबर को ये निगरानी थाना में आवेदन दिए थे। उनके आवेदन का सत्यापन कराया गया। सत्यापन पर मामला सही पाकर आज उन आरोपी श्री राहुल कुमार को 5,000 रुपये रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया। किस एवज में ये रुपए की मांग राशि ले रहे थे, उनकी जमीन का परिमार्जन करना था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये अंचल कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। कब से परेशान थे ये पीड़ित? ये 4 तारीख को आवेदन दिए थे रंगना थाना में। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ये प्रवादी का नाम रन बहादुर सिंह है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, मैं निगरानी डेस्क हूँ। मिथिलेश कुमार। हाँ। अगली खबर नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कराया परसुराय थाना क्षेत्र इलाके के गालिमपुर गांव में नाबालिग कलयुगी पुत्र ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान स्वर्गीय राजाराम महतो की पत्नी मुन्नी देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पुत्र प्रिंस कुमार ने अपनी ही मां से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की। पैसे नहीं देने पर पुत्र ने आक्रोशित होकर मां को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि 5 वर्ष पूर्व मुन्नी देवी के द्वारा ही अपने प्रेमी से अपने ही पति की धारदार हथियार से हत्या करवाई थी। मुन्नी देवी का किसी से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी में उसने अपनी पति की धारदार हथियार से हत्या करवाई थी। इसके बाद मुन्नी देवी और प्रेमी घर में एक साथ रहने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही कराए परसुराय थाना अध्यक्ष एएसपी कुमारी शैलजा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि इस घटना को लेकर मृतका के पुत्र और पुत्री ने साफ साफ बताने से परहेज किया। ग्रामीणों में इस बात की चर्चा है कि पुत्र ने अपने पिता की हत्या का बदला अपनी मां से क्यों लिया। दिनांक 17/12/25 को कराए थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसी के सत्यापन हेतु जब कराए थाना यहाँ पहुंची तो मृतका की पहचान मुन्नी देवी उम्र करीब 45 वर्ष ग्राम गालिमपुर के रूप में हुई और सूचना का सत्यापन के उपरांत पता चला कि उनके नाबालिग पुत्र उम्र करीब 17 वर्ष के द्वारा उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को सूचना दी गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पैसा मांग रहा था तो मम्मी कही कि अभी पैसा नहीं है, तो फिर मम्मी देखे कि गान लेके बोल रहा था, वही लगी बुलाने का कि गान ले लगा है तो ना ही दिया। फिर आने लगी तो पीछे से मार के भाग गया। तो किस लिए पैसा मांग रहा था? पीने के लिए। क्या पीने के लिए? दारू। अच्छा ये बताओ बेटा, पापा की हत्या हुआ था, कौन लोग किया था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? हमको नहीं पता है। नहीं पता। अच्छा तुम्हारे पापा मैंने मौत हो चुकी है पहले ना है? हाँ। अच्छा तो बताया जाता है कि इसको पापा बोलने के लिए मैंने मम्मी को बोलती कि नहीं तुम्हारा पापा यही है, तुम बोला तो जबरदस्ती बोलने के लिए। क्या बात है? नहीं बोले है वैसे। है? नहीं वैसे बोलती है। तो पापा की मौत पहले हुई थी ना? कैसे हुई थी? नहीं पता। मैंने हत्या हुआ था, कैसे हुआ था? हमको नहीं पता है। नहीं पता है। कितना पैसा मांग रहा था भाई? ऐसे कहा कि पैसा दो तो नहीं मम्मी दी थे। वही। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा कुमारी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र को महायुति सरकार में खेल मंत्री और युवा कल्याण मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 साल पुराने एक आवास घोटाले मामले में माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था, जिस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब माणिकराव कोकाटे की किसी भी वक्त गिरफ्तारी की संभावना बन गई है। नासिक पुलिस वारंट लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, जबकि इस वक्त माणिकराव कोकाटे मुंबई के लीलावती अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। ये मामला वर्ष 1995 का है, जब नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित प्राइम अपार्टमेंट में सरकारी कोटे के फ्लैट्स को लेकर कथित गड़बड़ी हुई थी। आरोप है कि माणिकराव कोकाटे और उनके भाई ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी कोटे से 4 फ्लैट हासिल किए थे। इस मामले में 1997 में एफआईआर दर्ज हुई थी और करीब 28 साल बाद अब अदालत का अंतिम फैसला सामने आया है। फैसले के बाद नासिक समेत पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजर आगे की कानूनी प्रक्रिया और मंत्री पद पर पड़ने वाले असर पर टिकी हुई है। तो ये थी अब तक की खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। धन्यवाद।